नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राष्ट्र प्रेम का अग्निपथ, जी हां, क्योंकि राष्ट्र प्रेम करने वाले युवा जो सेना में भर्ती होने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई है। 4 साल नौकरी कीजिए, देश की सेवा कीजिए और भी सेना से रिटायर होने के बाद सिविल सर्विसेज में अपना योगदान दीजिए। लेकिन सरकार की अब इसी फ्लैगशिप स्कीम का विरोध होना भी शुरू हो गया। युवाओं ने खुद सड़कों पर उतरकर बिहार के बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन किया। सरकार की इस नई स्कीम का जमकर विरोध किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। दरअसल इन युवाओं का कहना है कि सरकार फुल टाइम जॉब देने की बजाय 4 साल की नौकरी की नई स्कीम ला रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर 4 सालों के बाद बेरोजगार हुआ युवा करेगा क्या? 10वीं या 12वीं पास होने के बाद सीधा सेना में भर्ती हुआ युवा 25 साल की उम्र में बिना डिग्री के आगे फिर कौन सा रास्ता चुन पाएगा? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या केवल 4 साल की नौकरी करने वाले युवा के अंदर वही देश प्रेम की भावना होगी जो एक परमानेंट सैनिक में होती है? यही कुछ सवाल है जो पूर्व सैन्य अधिकारियों के मन में इस समय आ रहे हैं। इसीलिए वो भी इस स्कीम का दबी आवाज में ही सही लेकिन विरोध कर रहे हैं। उधर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी ने तो बकायदा कह दिया कि भाई इस स्कीम के पीछे कोई चर्चा नहीं की गई, कोई गंभीर सोच विचार नहीं किया गया, बस विचार आया मन में और सरकार ने मनमानी कर दी। आज इसी अहम मुद्दे पर विशेषज्ञों से करेंगे चर्चा और जानेंगे कि इस स्कीम के पीछे सरकार का असल मकसद क्या है। अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। 4 साल के लिए 4 साल के बाद क्या करेंगे? हर 4 साल बाद नया बदलेंगे। हाँ। इससे कौन सा बेरोजगारी दूर होगी? और दूसरी बात यह है कि 18 से 22 साल के लड़के उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा और उसको आप हथियार चलाना सिखा दोगे, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? सर, हम लोग आर्मी का सी एग्जाम 1.5-2 साल से पोस्टपोन चल रहा है। 10 से 12 बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन कल राजनाथ सिंह और पूरा इसी सेना मामले के जानकार मिलकर कल टीओ डिलाइव कर दिए और उसके अनुसार 4 साल के बाद हम लोग रिटायर कर दिया जाएगा, ना पेंशन ना कुछ। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? युवा 3 साल एनसीसी किया है लोग, 2 साल एग्जाम का पोस्टपोन चल रहा है, तो हम लोग पिछले 8-9 साल से इंडियन आर्मी के तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 4 साल टिकर के कहाँ जाएंगे लोग, बताइए आप। इसमें माध्यम से 4 साल का जॉब दे रहे हैं। 4 साल के जॉब में क्या होगा? मान लीजिए हम लोग 1 साल 1.5 साल से मेडिकल फीट है, अभी तक एग्जाम नहीं लिया और एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया था वो कैंसिल कर दिया। 4 बजे भोर में खाली दौड़ने से होगा? आप ही बताइए। वो देश सेवा करने के लिए हम लोग शरत पर गोली खाते हैं। 3 साल एनसीसी करता बंदा तो कहता है क्या कि एक फौज का मतलब तैयार होकर रखा गया। ये क्या कह रहा है कि 4 साल ड्यूटी लागू कर दिया, ऊपर से क्या कहा 6 महीने का ट्रेनिंग देगा, बेसिक ट्रेनिंग, और पाक और चीन बॉर्डर पे रखेगा। तो एनसीसी का क्या फायदा है? हमारी यही मांग है। हम लोग का मांग क्या था पहले से? 2 साल और छूट दिया जाए, 2 साल बढ़ाया जाए। तो 2 साल क्या किया कि ये घटा दिया। और भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है, ये सवाल उठाया गया। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ क्यों लग रही है? युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल वाला नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत है। सेना भर्ती से जुड़े हुए संवेदनशील मसले पर ना कोई चर्चा की गई, ना कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। कुछ इन्हीं सवालों के साथ और शब्दों के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर उठाए हैं ये सवाल। न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि जब भारत को 2 मोर्चों पर खतरों का सामना करना पड़ता है तो अग्निपथ योजना के लिए अकारण हमारे सशस्त्र बलों की परिचालन प्रभावशीलता को कम कर देता है। भाजपा सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपराओं, वीरता और अनुशासन से समझौता बंद करना चाहिए।
कुछ इन शब्दों के साथ केंद्र सरकार को नसीहत देते दिखाई दिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। तो आपने विपक्षियों की प्रतिक्रिया भी सुनी, आपने युवाओं की प्रतिक्रिया भी सुनी। बहुत सारे सवाल भी इस मसले पर खड़े होते हुए कि मसलन सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी का क्या है मकसद? 4 साल की नौकरी, उसके बाद क्या देशभक्ति भावना पर नहीं पड़ेगा असर? क्या एक पार्ट टाइम सोल्जर और परमानेंट सोल्जर की देशभक्ति भावना को कंपेयर किया जा सकता है? 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेगा युवा? क्या होगा उसके सामने विकल्प? नौकरी के 4 साल बाद बेरोजगार युवा क्या करेगा? अग्निपथ योजना की आयु सीमा 17.5 से 21 साल ही क्यों? 25 की उम्र में बिना डिग्री के आगे फिर वो युवा जो बेरोजगार हो चुका होगा कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या उसके पास विकल्प रहेगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह भी जुड़ जाएंगे। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक वत्स जी आपसे करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी क्या है इस योजना का मकसद? बहुत सारे युवा इस समय चिंतित हैं। प्रदर्शन भरी तस्वीरें अभी आपने देखी होंगी। पूछ रहा है देश से, पूछ रहा है आपकी सरकार से कि भाई हमारा क्या होगा? 2 साल से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी, अब खुली तो इस तरह से 4 साल की शॉर्ट टर्म वैकेंसी निकालकर क्या करना चाह रहे हैं सर? मकसद क्या है? क्या हासिल होगा? देखिए, इससे एक रेडिकल चेंज आएगा इंडियन आर्मी और नेवी में। जो अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोज़गार की, तो उस युवा को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद या 10 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उसको ले लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, उसमें से 20-25% आदमी परमानेंट रिक्रूटमेंट की तरफ भी जाएंगे जो 19 साल तक नौकरी करेंगे। और जो ये युवा है इसको एक ट्रेनिंग के बाद इसको बेसिक ट्रेनिंग जिन जिन चीज़ों की मिलेगी, उसके बाद जब ये 4 साल के बाद ये अगर मान लीजिए वहाँ से हटाए जाते हैं तो इनको एक 11.71 लाख रुपए के ऊपर ब्याज सहित 13-14 लाख रुपया इनको उस समय मिलेगा। तो इनके पास एक पूंजी भी होगी और वो टैक्स फ्री पूंजी होगी, जिससे ये अगर खुद कुछ करना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर ये किसी दूसरे चीज़ में रोजगार लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर कोई गवर्नमेंट के सेक्टर में तो वहाँ भी ये जा सकते हैं। लेकिन सर क्या आप लोगों को इस बात का इल्म है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में इतनी आसानी से रोजगार मिल पाता तो क्यों आखिरकार सरकार से बार बार दरख्वास्त की जाती, ये प्रेशर डाला जाता कि भाई सरकारी नौकरियां निकालिए? इनका जो ट्रेनिंग है, इनके ट्रेनिंग के बाद ये लोग काफ़ी सक्षम हो जाएंगे नौकरी पाने के लिए। और इनका जो हेल्थ का भी जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। जब 4 साल ये लगातार एक्सरसाइजेज वगैरह करके और मिलिट्री में ये उस तरीके की नौकरी कर सकते हैं, कर लेंगे, तो इनकी हर गुणवत्ता ऊपर आ जाएगी और उससे इनको फायदा ही होगा अंतोगत्वा। और हर साल आपकी दावे कितने कारगर साबित होंगे जानने के लिए मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल जी मौजूद हैं। बख्शी साहब बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहले तो आप सरकार के इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? इस योजना का क्या सार समझ में आ रहा है? ये देश हित में है तो कितना, सेना हित में है तो कितना, समझाइए जरा। थैंक यू मैडम तोमर, आप चैनल में बुलाने का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही धूल पकड़ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। किस एंगल से इम्पोर्टेंट है, सब अपना अपना एंगल देख रहे हैं। कोई देख रहा है नौकरी देने के लिए लोगों को, कोई देख रहा है नौकरी देने के लिए। एक्चुअल एंगल तो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में आप एक यूथ को लगा रहे हैं, ये बहुत उम्दा आइडिया है, सबसे उम्दा आइडिया है। बहुत खुश हैं हम इस पे, पर कैसे ला रहे हैं?
ये इसके पीछे जो इंटेंशन है बड़ा गोल्डन है, पर हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? एग्जैक्टली। हम सबसे लोग सब पेंशन की बात कर रहे हैं, लोग हाँ। बाकियों की बात कर रहे हैं, मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आप उसको कहाँ लगाएंगे? 6 हफ्ते की, 6 जो भी जितने की ट्रेनिंग होगी उसके कहाँ लगाएंगे? आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं तो एयरफोर्स का हूं, पर मैं आर्मी से स्टार्ट करता हूं। किसी इन्फेंट्री यूनिट में लगाएंगे, वो तो सेक्शन सब सेक्शन लीडर भी नहीं बन सकेगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी। इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में, गनर, हाँ उसको आप सुपर न्यूमरी लगाएंगे कहीं पे, वो जिस तरीके से वो रेजिमेंट में, बटालियन में थोड़ा अपना समय करके वो निकल जाएगा। 1.5 साल की नौकरी के बाद वो अपना बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगेगा, अप्लाई करने लगेगा, कंप्यूटर पे बैठा रहेगा। आपको 45,000 जगह पे आप प्रोफेशनल अगर जगह पे इसको लगाएंगे तो आप देश की सिक्योरिटी का हनन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आपके 2 फ्रंट खुले हुए हैं, वो चाइना का फ्रंट, वो पाकिस्तान का फ्रंट। आपने चाइना की तस्वीर देखी, मैडम मैं पूरी बात कर लूं, आपने चाइना की तस्वीर देखी थी? वहां पे गलवान में जब चाइनीज लड़कों को लाया जा रहा था, वो रोते दिखाई दिए थे, मम्मी को याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर, उनको चंद समय ईयर के लिए रखा गया, वो MBA के प्रोग्राम में थे। वो कहते हमें क्यों भेज रहे हो वहां पे? आप इनको कहीं नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे। एयरफोर्स में आप ये किस जगह पे लगाएंगे उनको? वो किसी ट्रेड में नहीं फिट होंगे। हाँ, वो ACI GD ड्यूटी करेंगे, ऑर्डरली रूम में फाइलें आगे पीछे करके निकल जाएंगे। 26 जनवरी की परेड में उनको खड़ा कर दिया जाएगा, यही उनकी यूटिलिटी होगी। शिप पे आप किस जगह पे करेंगे? 4 साल के अंदर ट्रेनिंग के बाद उसको रिटायर भी कर रहे हैं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी। हाँ, आप कह रहे हैं कि इसके बाद में उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी, वो डिबेट आप कर सकते हैं। हाँ, अगर उसकी हेल्थ ठीक हो गई, उसने 1-2 कोर्सेज बीच में 4 साल में पता नहीं कौन सा कोर्स बेचारा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ऑनलाइन प्रोग्राम करेगा, तो शायद जो 25% जो आप लोग बचेंगे उनको आप ट्रेनिंग करेंगे मैडम, उनकी वो आपके काम में आएंगे अगर उनकी प्री ट्रेनिंग होगी। वो ही आपके जो आगे चल के नॉर्मल सोल्जर बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, NCC की बात आपने करी। नेशनल कैडेट कोर एक टाइम परमानेंट था। 1962 और 65 के ऑपरेशन में सीनियर NCC कैडेट आर्म्ड एस्कॉर्ट करता था एम्युनिशन ट्रेन्स को बॉर्डर तक। ये उसका कार्यक्रम था। POW कैंप्स में वो एम्प्लॉयड था, रिफ्यूजी कैंप्स में एम्प्लॉयड था। ये उसकी ड्यूटी थी, वो सीख रहा था। हमने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको कंपल्सरी से हटा दिया। सबसे बड़ा नुकसान जो आपने देश का किया है वो NCC को हटाया। अगर ये यूथ को NCC में करिए, और मैंने एक पेपर लिखा था यूथ फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उसमें ये मैंने NCC डायरेक्टरेट को पेपर भेजा था कि अगर आप NCC कैडेट को आगे की ट्रेनिंग देते हैं, आर्म फोर्सेस में भेजते हैं और एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, उसकी यूटिलिटी फार बेटर होगी। और यही तरीका है आपको करने का। आप चाहे एयर विंग में डालिए, नेवी में डालिए, आर्मी में डालिए, हर जगह फिट हो जाएगा। हमारे कोर्समेट NCC से आए थे जो फ्लाइंग करते थे हमारे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। ये हम क्यों नहीं समझ रहे? और एक NCC कैडेट जो होता है, फिर वो प्रॉब्लम क्या थी मैं बता दूं, वो फिर वो इलेक्शन की ड्यूटी जो होती है ना कॉलेजेस में, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को आग लग गई, उन्होंने कहा ये तरीका ही निकाल दो, उन्होंने हटा दिया। ये सारे के सारे सच बोल रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए बख्शी साहब, आइडिया बहुत अच्छा है, पर इसका जो ये आइडिया अगर अच्छा है, लेकिन इसकी यूटिलिटी पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं सर। और कैसे हम इनका 100% तरीके से आगे इस्तेमाल कर पाएंगे, इस पर भी शक होता हुआ। साथ ही आर्मी द्वारा ट्रेंड ये पार्ट टाइम सोल्जर्स आगे चलकर सॉफ्ट टारगेट्स भी बन सकते हैं, ये चिंता भी होती हुई। क्या फिर ये आर्मी के लिए ही तो चैलेंज नहीं बन जाएंगे, ये सवाल भी खड़ा होता हुआ। दुश्मन कहीं इनका आगे जाकर इस्तेमाल न कर ले, क्योंकि 4 सालों में ये अच्छे तरीके से हथियार चलाना जान जाएंगे। 4 सालों के बाद फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर पैसा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। पेट की भूख जब होती है तो विवेक को भी कहीं ना कहीं मारती है। इस वजह से चिंता भी पैदा होती हुई कि कहीं दुश्मन इन्हें अपने झांसे में लेना शुरू ना कर दे। और हर 4 साल के बाद अगर ये प्रक्रिया होगी तो फिर क्या होगा हमारे देश का। चलिए, मैं इस सवाल के साथ रुक करना चाहूंगी सीधा माथुर साहब आपका, क्योंकि वाकई में चिंता हो रही है।
आर्मी सर देखिए खुद को ऑर्गेनाइज करती है, क्यों करती है? बैटल सिनेरियो के लिए करती है, लेकिन क्या इन 4 सालों में उसका बैटल एक्सपीरियंस, वॉर गेमिंग का एक्सपीरियंस हो पाएगा? और जब तक हो पाएगा तब तक तो उनके बाहर निकलने का समय हो जाएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस का सवाल नहीं है, ये सिर्फ वो 4 साल में क्या करेगा उसका सवाल नहीं है। वो जो आप इस टूर ऑफ ड्यूटी में सोल्जर ले रहे हैं जो 4 साल के बाद निकल रहा है, वो इंडिविजुअली उसके आगे उसका क्या भविष्य है, वो एक प्रश्न है जिसका जवाब आप सरकार से मांग सकते हैं। मैं जो बात बता रहा हूं वो ये है कि क्या 4 साल एक सैनिक को टेक्निकली, मैं उस बात पे भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि वो उसके अंदर जज्बा होगा कि नहीं होगा, देशभक्ति होगी नहीं, मैं मानता हूं देशभक्ति है, जज्बा है, लेकिन क्या वो तैयार है? क्या वो पिनाका या बोफोर्स को हथियार को फायर कर सकता है? क्या वो एक पेट्रोल को लीड कर सकता है? क्या वो लीडरशिप, जूनियर लीडरशिप वहां दे सकता है? आपको अगर परीक्षण एक्सपेरिमेंट करना है तो ये डोभाल साहब श्रीमान आईपीएस, इनको सीआरपीएफ पे करके देख ले पहले, देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से पहले। आप इस बात से यह समझने का प्रयास करें कि आपको एक अच्छा डिटैचमेंट, एक अच्छा टैंक का ड्राइवर, एक अच्छा टैंक का गनर, एक अच्छा पायलट 15-20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी उतना बेहतर नहीं मिलता जिसको कि लड़ाई में टैंक को चलाना है, जिसको लड़ाई में फायरिंग करनी है 40 किलोमीटर दूर से, जिसको पृथ्वी फायर करनी है, जिसको आकाश फायर करना है, जिसको चिना पिनाका फायर करनी है, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर में नौकरी करनी है। पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है आपको उसको ट्रेन करने के लिए, वो बनाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि 75% आपकी फौज जो होगी वो 4 साल से कम के एक्सपीरियंस वाली होगी। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कोई इसमें दम नहीं है। मेरे हिसाब से ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये सेना की जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे कॉम्प्रोमाइज। अगर आप मुझे ये बताएं शिल्पा, कि क्या ये चीज डिसाइड करेगी कि आर्मी में कितने साल नौकरी करें कि आपका पेंशन बिल कितना आ रहा है? आपके पेंशन बिल पे सिविल डिफेंस वाले भी पेंशन ले रहे हैं, उनको कम करिए आप। बाकी 50 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं देश में, उन पे करिए एक्सपेरिमेंट। सिर्फ आर्मी बची है एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ठीक है, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। What are we talking? बख्शी साहब कुछ कैरन करना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे स्पीकर बोल रहे हैं उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यही बोला है कि आप उसको कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ना एयरफोर्स में, ना आर्मी में, ना नेवी में। यही तो मैंने बोला है। ना बख्शी साहब को, ना माथुर साहब को कोई दम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, वीएन शाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। कैप्टन साहब, आपका क्या मत? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं माथुर साहब से, बख्शी साहब से? शिल्पा जी, हम लोग एक्सपर्ट के तरफ यहाँ पे आए हुए हैं। हमें ये चीज कल मिली है इंफॉर्मेशन से, ऐसा हुआ है और हम ओपिनियन आपको दे रहे हैं। आप उनकी सोचिए जो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे या एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में, नेवल हेडक्वार्टर में बैठे, पिछले 6 महीने से इस पे वो मंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा आपके चैनल से ही या किसी और चैनल से हमने 8 अप्रैल को ये चीज डिस्कशन की थी कि आर्म फोर्सेस ये प्लान बना रही है, ये टेम्पोररी सर्विस स्कीम की, और उससे जो भी चर्चा हम लोग कर रहे थे इसके कितने गुना ज्यादा चर्चा आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर एंड एयर हेडक्वार्टर में होती होगी। और उसके बाद कल को ये फॉर्मुलेट हुई है, कल को कैबिनेट डिसीजन आई हुई है। और ये भी जो चीजें हैं आज तो के जमाने में, अब देख लीजिए आज के दिन में रक्षा मंत्रालय के हिसाब से जो भी फॉर्मुलेशन हो रही हैं ये सारे डायनेमिक पॉलिसीज हैं। मतलब ये क्लोज एंड नहीं है कि हमने ये पॉलिसी बना दिया है द फुल स्टॉप, क्योंकि इसके ऊपर में मंथन डे टू डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर होगा। और उसकी यूटिलिटी के बारे में जो भी हम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं एयरफोर्स से हूँ, तो मैं आपको थोड़ी सी इंटीग्रेसी बताता हूँ। बख्शी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि आप उसको कहाँ यूटिलाइज कर पाइएगा। मैं आपको बताता हूँ आज के दिन में हमारे जितने भी ट्रेड्समैन हैं, चाहे एक्स कैटेगरी के हैं, वाई कैटेगरी के हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो एयरमैन हैं, जो नॉन ऑफिसर्स हैं, उनमें से लगभग 25% किसी भी दिन में नॉन ट्रेड ड्यूटी पे होते हैं। और जब हम उनको उस नॉन ट्रेड ड्यूटी पे डालते हैं तो उस दिन और अगले दिन जो वो ऑफ होता है,
कम से कम ये 2 दिन वो अपना काम करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। हम मानते हैं कि इस 6 महीने में उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो सफिशिएंट नहीं होगी कि वो मिसाइल चला सके, वो एयरफोन में कोई चीज लगा सके, लेकिन नॉन एयरक्राफ्ट ड्यूटी जो होती है बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया किसी भी समय में 25% जो मैन पावर होता है वो नॉन स्टेट ड्यूटी पे होते हैं, और ये जो 6 महीने वाले जो लोग हैं। लेकिन सर जिस समय इन्हें बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा, एलओसी पर एलएसी पर जाने का इनका नंबर आएगा, तब क्या होगा? तब हाथ कब कब आएंगे इन लोगों के? क्या तब कैसे डील किया जाएगा? माथुर साहब आती हूँ सर आपके पास। आऊंगी सर, एक बार कर ले। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अपना बात खत्म कर लेता हूँ। तो ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है ये सफिशिएंट नहीं है ट्रेड्समैन ड्यूटी के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट है जनरल सोल्जर ड्यूटी के लिए। और इससे और जानिए, आर्म फोर्सेस में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अगर कोई भी आदमी 12वीं पास करके अपना ITI किया हुआ है किसी भी ट्रेड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी में किया हुआ है, और उसके बाद उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जो नॉन स्पेशलाइज्ड ट्रेड्समैन हैं उसके लिए जाओ, और वहाँ पे OJT के अगला 6 महीना जो होगा वो एक OJT करके फिर तुम वहाँ पे काम करो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उसको कितने दिन यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उसमें कुछ सजेशन ऐसे हैं, जैसे अभी आपने अभी जो टेप कराया था, NCC वाले टेप करे थे कि हम 3 साल से NCC में हैं, हमारे लिए कोई ओपनिंग नहीं है। तो वहाँ पे सरकार को ये चीज NCC वालों के लिए एक विंडो देना पड़ेगा कि जिन्होंने 3 ABC ट्रेनिंग की है, तो उनके लिए एक जो एंट्री हो वो मेडिकल स्टैंडर्ड उनके लिए रिलैक्स किया जाए। उनके लिए जो लीव अभी जो सेना से लीव होती है वो 20 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन एनुअल लीव होती है। ये सारे यंग लोग हैं, इनकी फैमिली अपनी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, इनके लिए लीव जो है वो कैसे की जा सकती है विद सम इंसेंटिव। तो जरूरी नहीं, तो यानी कि आपके हिसाब से ये जो योजना लाई गई है सोच समझ कर लाई गई है और ये कारगर साबित होगी, इसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे। चलिए इस पर और अधिक विस्तार से मैं आपसे आगे बात करूंगी। माथुर साहब आपका भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन जल्दी से मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी चंद्रेश कुमार सिंह का, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चंद्रेश जी आपका। सबसे पहले जल्दी से ये जो योजना सरकार की तरफ से लाई गई है, सेना भर्ती के जो नियम में बदलाव किए गए हैं, जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने निशाना ऑलरेडी साध दिया है। क्या कहेंगे सर, देश के लिए ये कितने हित में या नहीं, क्या मानना है? मैम, बड़ी स्पष्टता पूर्वक मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये निर्णय है उसे आधुनिक राजनीति में तुगलकिया फरमान से ज्यादा और कुछ हम नहीं कह सकते। इस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने निर्णय लेने से पहले ना तो कोई कमेटी बैठाई, ना तो उसकी रिपोर्ट मंगाई, ना तो उसके कारण क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है उस पर विचार विमर्श किया, ना तो पक्ष जाना ना तो विपक्ष जाना। दरअसल में आरएसएस इजरायल से शुरू से ही प्रभावित रहा है और वो नागरिक को आर्मी बनाने की प्रक्रिया इजरायल में शुरू की गई, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो ये इस योजना अग्निपथ के तहत ये सेना में सिपाही भर्ती करने जा रहे हैं मात्र 4 साल के लिए, तो क्या सेना में जो परंपरागत भर्तियां पहले से होती थी सिपाहियों की वो बंद कर देंगे या दोनों को पैरेलल चालू रखेंगे? तो एक को दूसरा वेतन मिलेगा, दूसरे को दूसरा वेतन मिलेगा, एक को पेंशन मिलेगा, एक को 4 साल पर बिना पेंशन क्या आप रिटायर कर देंगे? तो क्या दोनों के वर्क के इफिशियंसी एक समान रहेगी? नहीं रहेगी। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी इस रूप में सेना के द्वारा आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आर्मी तैयार कर रहा है ताकि इस देश पर कैसे कब्जा किया जा सके, इसकी पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। भारत की लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत के समाज और संवैधानिक व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए भाजपा को सैनिकों की जरूरत है और उसके लिए भाजपा ने आर्मी को मोहरा बनाकर ऐसे नौजवानों को ठीक है, आपके मुताबिक आर्मी को मोहरा बनाया जा रहा है बीजेपी अपने एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश के साथ। ठीक है सर, यानी कि पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती हुई। माथुर साहब जल्दी से 10 सेकंड्स यू आर हैविंग, आपका रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बताया है उसमें आप मान के चलें कि ये योजना, इसको बहुत गहरा सोच विचार करने की आवश्यकता है। इंप्लीमेंट करने से पहले 75% इनएक्सपीरियंस सोल्जर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आपको, मैं बता रहा हूं। अब मैं इसको थोड़े शब्दों में नहीं बता सकता, आप मुझे टाइम देंगे। ठीक है सर, मैं आपको और समय दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे फिर होगा क्या। बहुत सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, क्या ये आगे परमानेंट होंगे? 25% कम परमानेंट होंगे, तो जो वकील के 75% बचेंगे, उन्हें प्राइवेट सेक्टर अगर नौकरी नहीं दे पाता है तो उनके भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, 4 साल आर्मी ट्रेनिंग मिलने के बाद वो जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे, उन्हें कैसे बचाया जा सकेगा? देश पर खतरा ना आने पाए, इसको लेकर क्या कोई प्लान है सरकार के पास? क्या इस बारे में भी सरकार ने सोचा है इस योजना को इंप्लीमेंट करने से पहले? सरकार के द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ योजना पर, उसके मकसद पर, उसके इंपैक्ट पर, देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेना पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, युवाओं पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी का क्या है मकसद? क्या देशभक्ति भावना पर नहीं पड़ेगा असर? 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेगा युवा? अग्निपथ योजना की आयु सीमा 17.5 से 21 साल ही क्यों? 25 साल की उम्र में बिना डिग्री के आगे फिर कौन सा रास्ता चुनेगा युवा? ये बहुत सारे सवाल इस समय जहन में उठते हुए हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका रुख करूंगी। सर, सवाल तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल इसमें लीडरशिप का भी है कि क्या लीडरशिप तैयार की जा सकेगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि भाई पेंशन ना देनी पड़े बचत के लिए, या यूं कहा जाए युवाओं को प्लीज करने के लिए मात्र इस योजना को लाया गया है? मैडम, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मात्र प्लीज करने के लिए लाया गया है। इसके पीछे जो इंटेंशन जो है वो ठीक है कि हमारे पास फौज में, हमारे पास यूथ को नौकरी चाहिए भी, ये दोनों का अमेलगमेशन हो सकता है। पर फौज में कमी है। अगर आप आपको अभी ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया और मैंने भी समझाया कि इसको आप किसी इफेक्टिव ऑपरेशनल ड्यूटी में तो लगा सकेंगे नहीं, ना ये एयरफोर्स के एंगल से किसी भी इफेक्टिव ट्रेड्समैन बन सकेगा एयरक्राफ्ट का, ना ये आर्मी में ये कहते इफेक्टिव सोल्जर बन सकेगा, ना ये शिप पे बन सकेगा। तो मतलब एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, सिक्योरिटी ड्यूटी ये करके, पीटी परेड करके ये निकल जाएगा। आप बताइए भारत की फौज को क्या फायदा होगा इससे? इसकी कोई फायदा नहीं होगा। पर मैं मिलिट्री एनालिस्ट हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकूंगा कि इसको थोड़ा सा जो जिन्होंने गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट को एडवाइस करने की जो बॉडी थी, उन्होंने शायद ठीक एडवाइस नहीं दी है। इस बात को उन्होंने क्लैरिफाई ठीक से नहीं किया है। अभी तक किसी को नहीं पता कि ये क्या ऑपरेशनल ड्यूटी करेंगे, टैंक्समैन बनेंगे, कोई नहीं, किसी को नहीं पता। बन ही नहीं सकते कि आप 6 महीने के अंदर लगा के उसको छुट्टी दे के ये के और 4 साल में निकाल भी दीजिए, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इनकी अवधि 10 साल करिए, 10 से 12 साल। जब आप यूथ को असली हेल्प देंगे, वो सारे के सारे कोर्स कर सकेगा, वो पूरी की पूरी अपनी टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब कर सकेगा, एक यूजफुल सिटीजन बनेगा और उसकी उम्र ज्यादा नहीं रहेगी, 28 से 30 साल तक निकल जाएगा और फिर वो नौकरी करने लायक हो जाएगा। आप एक पन दो का दोनों कर सकते हैं। लेकिन बख्शी साहब, इन 4 साल के ड्यूरेशन के हिसाब से इस योजना से ऑपरेशनल क्षमता पर क्या और किस तरह का असर पड़ता है आप देख रहे हैं? देखिए, 4 साल के, मैं बात नहीं कर रहा, इसको 4 साल मत रखिए, इसको 10 साल रखिए। 4 साल इस गलत। अगर 4 साल रखना है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर दूसरी बात है, अगर आपको 4 साल में रखना है तो फिर बाहर उसको निकालेंगे तो क्या ड्यूटी कर पाएगा, वो कौन सी नौकरी उसको मिल पाएगी? माना वो ऑब्जर्व करेगा रडार को, माना उसने ऑब्जर्व किया, 1-2 जगह वो ऑपरेशन सीख जाएगा। मैं इस समय समझता हूँ कि ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। हाँ, जो 25% है वो जो आपके साथ रह जाएंगे वो आपके काम में आएंगे। ये तो बात हुई। तो अगर आपको इनको ठीक से करना है तो मैडम,
जो या तो एक और सोल्यूशन है, हाँ। इनका नेशनल यूथ आर्मी के स्पेशल बटालियन को रिलीज करिए। ओके, स्पेशल नॉन कॉम्बिटेंट रहेंगे वो, हाँ। दे विल नॉट बी कॉम्बिटेंट बट दे विल डू ऑल अदर मिलिट्री ड्यूटीज, जिसको ताकि सिक्योरिटी एंगल से, वेपन हैंडलिंग एंगल से वो सब कुछ करेंगे, बट दे विल नॉट बी डिप्लॉयड विद बटालियंस एंड ऑल। और विद इन 2-3 ईयर्स जब वो बाहर जाते हैं तब वो एक किस्म से दे आर रेडी एज अ डिसिप्लिन फोर्स। आप उसको फिर कहीं लगा सकते हैं, ठीक है पर सर। आप उसको कोई ऐसी मेजर नौकरी नहीं दे पाएंगे बिल्कुल। जिसके लिए फौज में उसको तैयार किया ये गया। आपने बिल्कुल तो सही ये- बात कही है और कहीं ना कहीं चिंता की भी बात है। साथ ही आपने कहा कि इंटेंशंस तो सही है, लेकिन ड्यूरेशन 4 की बजाय कम से कम 10 से 12 साल होना चाहिए, तब जाकर इसका Minimum, कुछ असर minimum। हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं चर्चा पे इस योजना पर आगे बढ़ूं, माथुर साहब मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक जल्दी से एक सवाल का जवाब मैं आलोक वर्षी से लेना चाहती हूं, क्योंकि सरकार का पक्ष यही रखेंगे। जो चंद्रेश जी ने भी सवाल उठाया था आलोक जी, कि क्या जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो भी पैरेलल चलती रहेगी या उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा? अब बस यही विकल्प रहेगा? युवाओं के बीच ये सवाल बना हुआ है, स्पष्ट करें। देखिए, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। जो आर्मी रिक्रूटमेंट के लोग हैं, जिनको आर्मी रिक्रूट करेगी फुल टाइम के लिए, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये तो एक एडिशनल उसके ऊपर एक वर्कफोर्स क्रिएट किया जा रहा है। और जैसा कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन झा साहब ने कहा, अरे हर आदमी आर्मी में गोली चलाने और बॉर्डर पे ही जाने के लिए थोड़ी रहता है। 50 अलग अलग तरीके के भी काम हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टोर कीपर हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, कैंटीन में काम करते हैं, जनरल ड्यूटी में लगाए जाते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। ये लोग वहां भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। तो और दूसरी चीज, जो इनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, उसके बाद अगर 21 साल के उम्र में ये बाहर आते हैं, तो आज पैरेलली हिंदुस्तान में सिक्योरिटी एजेंसी का बहुत बड़ा काम है, जिसमें इनको प्राथमिकता देंगे लोग कि आर्मी से निकले हुए लोग हैं, पहले इनको रखो। और वहाँ जो बूढ़े बूढ़े लोग बहाल हो रहे हैं उन सब की छटनी होगी, इन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा हर क्षेत्र में। और इनके पास एक जमा पूंजी भी होगी, 12-15 लाख। ये जो सेवा निधि में इनको 12-15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई इसमें स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके पास एक पूंजी होगी, वो खुद अपना कोई रोजगार पैदा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है जहां कुछ नहीं हो रहा था वहां कुछ हो रहा है। इसमें सबको साथ देना चाहिए। कोई भी चीज करेंगे तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों एंगल रहेगा ही रहेगा। मुताबिक पुरानी व्यवस्था भी चलती रहेगी। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर 5 लाख यूथ को अगर आपने ट्रेन किया, नौकरी दिया, और 21 साल की उम्र में अगर वो पढ़ाई भी करना चाहता है तो शुरू कर सकता है। आपके खिलाफ, इस योजना के खिलाफ जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये बात आपको लोगों को समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, माथुर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रेश जी एक एक करके सर प्लीज, हमारे साथ बहुत रिपीटेड इस समय पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाहूंगी सब अपनी अपनी बात को अच्छी तरीके से रखें। माथुर साहब आपके पास आऊंगी, झा साहब उस फिर में आपका भी रुक करूंगी। माथुर जी ये कह रहे हैं कि भाई हर कोई तो बंदूक लेकर वहां पर बॉर्डर पर नहीं पहुंचता ना, और भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमने उस लिहाज से भी इन इंटेंशंस के साथ काम किया है। देखिए शिल्पा, ये आप इनको ये समझाने का प्रयास करें कि हर कोई जब पूरी बटालियन वहां जाती है तो उसमें से ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग आप पीछे छोड़ करके चले गए हैं। और जो है जितने भी लोग होते हैं तमाम लोग लड़ाई के लिए पूरे सक्षम होने चाहिए। वो बात आप छोड़े, मैं आपको एक मॉडल लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है कि अगर आपको एक गन का क्रू 9 आदमी का चाहिए तो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो कि गन को पूरी तरह से चलाने में सक्षम ना हो, उसकी पूरी टेक्निकलिटीज जानता ना हो। साहब ने अभी फरमाया कि जो वो एमिनिशन का गार्ड बन सकता है, जो कौन सा हथियार का कौन सा एमिनिशन है लड़ाई के बीच में कहां से वो कैसे जाएगा, उसकी भी ड्यूटी उतनी की उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की लड़ाई को फायर करने वाले की। अगर एक गन का गलत एमिनिशन दूसरी गन में पहुंच गया तो आपका हो गया लड़ाई। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि आर्मी जो है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टू सीनियर एयर फोर्स ऑफिसर्स, किस बात की देंगे आप? जो आप 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे वो किस बात की ट्रेनिंग देंगे? हाँ 6 महीने की ट्रेनिंग आप किस बात की देंगे उसको? 6 महीने में कोई ट्रेनिंग करके कोई इतना, क्या 15 साल में सीखेगा वो कौन सा एमिनिशन कहाँ जाना चाहिए? प्लीज डोंट एक एक करके आलोक जी, ठीक है, क्या वो 15 साल में सीखेगा कौन सा एमिनिशन कहाँ जाना चाहिए?
प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज माथुर साहब को बात बोलिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट। एक मिनट हमें समय आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट हियर फॉर अ पॉलिटिकल डिस्कशन। चंद्रेश जी आऊंगी सर, लेकिन सर एक एक करके में एनसीसी और स्काउट जैसी भी चीजें कार्य कर रही हैं। ठीक है माथुर साहब प्लीज सर, पहले आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद झा साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप तैयार बोलिए। करते। शिल्पा देखिए, ये अभी आपको ये समस्या इसका अभी इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा। जब आपकी यूनिटों में, जब आपके फाइटिंग कॉम्प्लेक्सेस में 75% जो है वो इनएक्सपीरियंस और 25% लीडरशिप रह जाएगी, तब आपको मालूम पड़ेगा ये लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। आप पार्टी के ऑफिस में दिल्ली में बैठ करके लड़ाई के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। इसमें क्या होता है देखिए, और भी कई सारे काम करने होते हैं। हेडक्वार्टर्स में आपको लोग बाग भेजने पड़ते हैं। राष्ट्रीय राइफल जो चल रहा है, जो उनके साथ लड़ाई टक्कर ले रहा है टेररिस्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में, पूरा उसमें आपको जवान भेजने हैं। उसमें कहां से जवान जाएंगे? उसका क्राइटेरिया है कि 3 साल कम से कम नौकरी होनी चाहिए। तो 3 साल की उसकी नौकरी नहीं होगी तो कौन राष्ट्रीय राइफल्स में जाएगा? किस प्रकार से आप उसकी मैनिंग करेंगे? ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये जो आपको इनको पता होना चाहिए कि आर्मी का जो फंक्शन। ठीक है झा साहब, आप एक मिनट शिल्पा, मैं यो कह रहा हूं कि अगर ये मॉडल इतना शिल्पा अगर ये इतना बेहतरीन मॉडल है तो इसको आप सीएपीएफ पे पहले ट्राई कर ले, बीएसएफ पे पहले ट्राई कर ले, सीआरपीएफ पे कर ले, सीआईएसएफ पे कर ले, और सफल हो जाएगा। ट्रायल हुआ भी कि नहीं हुआ, या फिर जो बात कही गई है कि भाई ना सोच ना विचार बस मनमानी, वही सही साबित हुई है। लेकिन उससे पहले झा साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। झा साहब देखिए, माथुर साहब ने जो सवाल खड़ा किया सर, वाकई में चिंता तो बढ़ाता है ना कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे वहां पर बॉर्डर पर काम किया जाएगा। एलएसी भी एलओसी भी दोनों दुश्मन कभी भी अगर हमला कर देंगे तो हमें तैयार रहना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल ठीक है। और जनरल साहब के एक एक स्टेटमेंट से, एक एक वर्ड से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमें एक और चीज याद रखना पड़ेगा जो कि हम लोग अभी इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, और वो ये है वास्तविकता आज की, कि आज आप जो आर्मी आर्म फोर्सेस हैं, इसमें से आर्मी एक और एमएसएफ बना रही है, माउंटेन स्ट्राइक फोर्स। एक माउंटेन स्ट्राइक फोर्स में 21,000 लोग चाहिए। ये पूरी की पूरी आपकी एनएससी जो चीन से सटी हुई है, उसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको बेस ऑन द ग्राउंड चाहिए। उसके लिए आपको 21,000 3 डिवीजन लोग चाहिए। आपको 21,000 आज के दिन में चाहिए अगर आप उसको मांग करना चाहते हैं। और आज के दिन में नेवी, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 सबमरीन और काफी सारे फ्रिगेट उन्होंने लॉन्च किए गए, कमीशन किए गए हैं। उसके लिए 15,000 लोग आपको चाहिए। इसके अलावा एयरफोर्स 5 एलसीए की स्क्वाड्रन अभी अगले 2 साल में लाने जा रही है। एयर डिफेंस यूनिट आ रही है यहाँ पे। इन सबों के लिए आपको सोल्जर्स चाहिए, और ये सारे सोल्जर्स जो हैं एयरफोर्स के लिए हम मानते हैं कि इन सबों को बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पूरा ट्रेंड होना पड़ेगा। लेकिन जो आर्मी की जो लाइन पूरी पड़ी हुई है खाली एलएससी, उसमें से जो इंसेंटिव के फुल सोल्जर्स होंगे वो तो आप ला सकते हैं। उनको आप 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए और 3 महीने की ट्रेनिंग दीजिए। उनको पूरी टारगेट शूटिंग चीज करवाइए, उनको पूरा जो डिफेंस फायरिंग है वो करवाइए। और एक और चीज याद रखिए, मैं जनरल साहब से थोड़ा सा मैं इससे जो मैं अलग मत रखता हूँ कि एक गन का जो असला है वो दूसरे गन में चला जाता है ना जी, ऐसा ना होता है। आप किसी को 144 मीडियम रेजिमेंट दीजिए, वहाँ पे बोफोर्स का ही गन है, वहाँ पे बोफोर्स के ही जो गोले हैं वो हैं, तो वो किसी और गोले में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि आपको स्कोप पे नहीं बैठते हैं, जो आपको टेक्निकल कंप्यूटर पे नहीं बैठते हैं, उसके फायरिंग रेंज डिटेक्ट करने के लिए, रडार रेंज डिटेक्ट करने के लिए, ये सारे। लेकिन सर एटलीस्ट आर्म्स एंड एमिनेशंस की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए 6 महीने सफिशिएंट है। आज के दिन में यूक्रेन में वहाँ के सोल्जर एक महीने की ट्रेनिंग लेके सारे काम करने हैं। हाँ, तो मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सर क्या आपको भी ये लगता है बख्शिश साहब की तरह कि समय कम है? 4 साल मतलब 48 महीने, इनमें से 6 महीने ट्रेनिंग में, 8 महीने तकरीबन अगर देख लीजिए छुट्टी के तौर पर अगर निकाल दिए जाए, बाकी बच्चे 34 महीने। वो 6 महीने काउंट नहीं होगा। शिल्पा देख लीजिए, वहाँ पे हवाई जहाज खड़ी नहीं है जिसमें ये लोग सोल्जर बैठने के लिए जा रहे हैं एलएसी से। नहीं, इनका ट्रेनिंग तब तक चलेगा जब तक ये उसमें स्किल नहीं होंगे। और ट्रेनिंग का ये प्रोसेस होता है, उसके जितने स्टैंडर्ड हैं
जब वो ट्रेनिंग में जब वो स्टैंडर्ड हो गए तब उनको पास किया जाता है। अगर ठीक वो है। उसमें फेल हो गए हाँ। तो उनको अलग और 1 महीने दी जाएगी, उनको और 15 दिन दी जाएगी। इस तरह से उनको स्किल दिया जाएगा उस ट्रेनिंग में। अच्छा। वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उनको आगे नहीं भेजा और जाएगा। एक फैक्ट और अभी आलोक जी क्लियर कर रहे थे कि अगर छुट्टियों का जो ड्यूरेशन होगा सर वो सेपरेट होगा 4 साल से। आलोक जी हाँ, तो देखिए उन सब चीजों में ट्रेनिंग ध्यान खत्म रखना- होने के बाद उनका अवधि चालू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाह साहब पूरी करें अपनी बात। सीधा हम इसको खत्म करता हूँ। तो इस तरह के जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इसको आप कैसे मीट कीजिएगा? या तो आप जो फुल टाइम जो सोल्जर्स हैं आप उसी को रखिए, या फिर जो पार्ट टाइम सोल्जर्स आपके लिए आ रहे हैं ये काफी आपको यूजफुल होंगे। देखिए आज के दिन में अगर एक ऑफिसर होकर अगर मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठता हूँ या मैं एयर डिफेंस यूनिट में आकर बैठता हूँ तो मेरे नीचे काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टेट्समैन हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। और उसके लिए अगर 6 महीने का डेडिकेटेड ट्रेनिंग दिया जाए, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, नथिंग स्टॉप, ठीक है। ओजीटी में रखा जाए, ऑन जॉब ट्रेनिंग में रखा जाए, दैट बी लॉट यूजफुल शिल्पा, लॉट यूजफुल। आर्मी में कहावत है कि अगर आपके पास में वो हैंड है, अगर उसके पास में वो निशाना साधने की हिम्मत हाँ। है, अगर उसके पास में जज्बा है तो ठीक है। उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, साथ ही एग्जिस्टिंग सिस्टम में ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर भी तो क्रिएट होगा ना प्रेशर, उससे भी डील करने की आवश्यकता है। उसके बाद चंद्रेश कुमार सिंह, मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी। बख्शी साहब जल्दी से। देखिए ऐसा इसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चा है और अपना प्रोफेशनली सोचिए। हाँ। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक रेजिमेंट में 160 गनर्स हैं, आप वो 160 गनर्स वेल ट्रेंड रखिए। आप ओवर एस्टैब्लिशमेंट में इंक्रीज करिए और कहिए कि सुपर न्यूमरी एस्टैब्लिशमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, ये इनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, ये ऑब्जर्व करते रहेंगे, अपने 3 साल निकाल के चले जाएंगे और एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करनी है एडम ड्यूटी वगैरह करते रहेंगे। बेशक सीखे ना सीखे बट उसको प्रोफेशनल गन के ऊपर नहीं लगा सकेंगे आप, उसके लिए वो रेडी नहीं होगा। आप उसको रखिए, सुपर न्यूमरी लगा दीजिए और एस्टैब्लिशमेंट को इंक्रीज कर दिए। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिशमेंट इंक्रीज के लिए पेपर देना पड़ेगा, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये करो आप, अगर इतना दम है तो करिए। देखिए आप यू कैन नॉट रन विद हेयर एंड हंट विद हाउंड। अगर आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है तो आप करिए। अब एक्स्ट्रा जैसे कि एक बटालियन में 100 सोल्जर्स हैं, आप 100 सोल्जर्स वेल ट्रेन रखिए, ये 20 सोल्जर्स और ले आइए सुपर न्यूमरी, उनको निकाल दीजिए जब मर्जी। ठीक है, बहुत टेढ़ी खीर ये साबित होने वाला है। अब ऐसे कैसे इससे डील किया जाएगा, कैसे उन युवाओं को समझाया जाएगा जो युवा आज की तारीख में सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार के लिए देखने वाली बात होगी। चंद्रेश कुमार सिंह, सरकार तो कह रही है भाई देश हित में भी है, सेना हित में भी है, युवाओं के हित में भी है, हर तरीके से, हर हाल में। मैंने सारी बातें सुनी। मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। आर्मी एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है। यदि आपको ऐसा कुछ भी करना था तो पहले आपने जो है दूसरी जगह पर इसको एक्सपेरिमेंट कर लिए होते। इससे संबंधित आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी आपने गठित कर ली होती, इसके फायदे और नुकसान सारी चीजों के बारे में जान लिए होते। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अलग अलग जगह पे आर्मी में ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। उनको मालूम नहीं है कि जहाँ जहाँ आर्मी को ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है, इम्प्लाई की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आर्मी भर्ती करती है। आर्मी में नर्सिंग की भर्ती अलग से होती है, कुक की भर्ती अलग से होती है, मेडिकल वार्ड की भर्ती अलग से होती है। उनको शायद ये जानकारी प्राप्त नहीं है तो वो ऐसा बात करे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि क्या देश की आर्मी का इस्तेमाल भविष्य में सिक्योरिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं? यदि आप भविष्य में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा मानसिक दिवालियापन का शिकार और कोई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप गलत सोच रहे हैं। आज के डेट में भी जितने लोग मिलिट्री से रिटायर करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग सिक्योरिटी में एजेंसियों में नौकरी करते हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मानसिक दिवालियापन मेरा नहीं है, मानसिक दिवालियापन आपका है। आप पता कर लीजिए, आज भी सिक्योरिटी एजेंसी में मिलिट्री से रिटायर हुए लोग काम कर रहे होते हैं। गंभीरता के साथ आलोक वैश्य, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है चंद्रेश जी,
ठीक है, आपके बहुत सारे सवाल आ गए हैं सर, आपके कंसर्न्स आ गए हैं, चिंताएं आपकी आ गई हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने क्या किसी कमेटी को बनाया, कहीं कोई ट्रायल किया इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ही, या फिर सीधा एक्सपेरिमेंट कर दिया सेना पर? आलोक को मजबूत बनाती, वो देश की सुरक्षा में चंद्रेश जी सुन भी लीजिए, चंद्रेश जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। आपने कहा ना कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया सेना पर, जवाब दे रहे हैं। एक महीनों के मंथन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये ऐसे ऑफ द कफ नहीं हुआ है। और ये जान लीजिए ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा। और ये जो अभी चंद्रेश जी बोल रहे थे, जितने भी लोग मिलिट्री से रिटायर करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग सिक्योरिटी एजेंसियों में नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में भी, उनको प्राथमिकता दी जाती है वहाँ पे। वो अलग बात है सर, प्राथमिकता दिया जाना, लेकिन अगर युवा आज का आपसे परमानेंट नौकरी चाह रहा है, सरकारी नौकरी चाह रहा है, एक में चुप रहो चंद्रेश जी, एक एक करके सर, आप एक में चुप रहिए, एक एक करके सर, आप देश जानना चाहता है, इस्तेमाल सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने के लिए कर रहे हैं, आप शांत रहिए। मैंने पहले सर प्लीज चंद्रेश जी देखिए इतने संवेदनशील मसले पर सर राजनीति नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति मत कीजिए, उदाहरण दिया है और आप चंद्रेश जी मत बोलिए। ऑलरेडी कांग्रेस लुप्त भारत हो चुका है। चलिए ठीक है सर, बात यहाँ पर कांग्रेस की नहीं है सर, इसलिए सवाल चाहे राहुल गांधी से आए, प्रियंका गांधी से आए, फिर चंद्रेश कुमार सिंह से आए, सर सवाल है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका फाइनल कमेंट। चंद्रेश जी प्लीज सर, डिबेट का एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। सवाल मैंने बख्शी साहब से पूछा है, बख्शी साहब क्या उम्मीद है, क्या इस योजना का आगे भविष्य में असर दिखाई देगा, क्या मानकर चला जाए? फाइनल कमेंट आपका, कंक्लूजन आपका। देखिए मेरा फाइनल कमेंट ये होगा कि इसको रिव्यू किया जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका मंथन नहीं ठीक हुआ है, लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई है। इसका रिव्यू होए, इसको फिर से गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाए कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस यूथ के लिए अच्छे हैं, पर ये तरीका गलत है। इस तरीके को, ये पॉइंट्स वाइज जो हमने डिस्कस किए थे, हम लोग बैठ के गवर्नमेंट को समझा सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। शायद लोगों में बोलने की, शायद वो लोग जो शर्मा गए हो, नहीं बता सके हो, पर ये बात सच है। और देश का हनन, सिक्योरिटी का हनन ना हो, हमको ये इसकी चिंता है। ये जो तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं होगा। 4 साल के मैंने 10 साल से 12 साल करना होगा। एनसीसी का करेक्ट इस्तेमाल करना होगा। री इंट्रोड्यूस ऑक्सिलरी एयरफोर्स एंड बटालियंस ऑफ रेलवे, उनको री इंट्रोड्यूस करिए। ये सारी की सारी चीजें, टेरिटोरियल आर्मी को स्ट्रॉन्ग करिए। ये हमें इसको जाके ज्यादा तवज्जो देनी होगी, बल्कि इन स्कीम्स को। पर ये स्कीम काम आएगी ओनली इफ यू इंक्रीज द टाइम। ठीक है, आप कह रहे हैं रिव्यू करने की आवश्यकता है, मंथन सही तरीके से नहीं हुआ है। वीएन झा साहब, आपकी उम्मीदें और आपकी सलाह। देखिए, जहाँ तक सवाल है पूरा मंथन करने का, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, इसमें कोई आपको लुकाचुनी करने की जरूरत नहीं है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में या डिफेंस मिनिस्ट्री में इसके ऊपर में पूरा डिबेट और डिलिब्रेशन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे डिलिब्रेशन होने के बाद ही पब्लिश में आया हुआ। एक और चीज बताता हूँ, इसके 2 एंगल हैं। इसके जो मिलिट्री एंगल है उसमें किसी भी, हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होगी, उनकी यूटिलिटी होगी और उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन एक ह्यूमन इश्यू जो है, जो कि लोग स्ट्रीट पर उठा रहे हैं, तो उसके बाद क्या? तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो CIA के थ्रू में एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि यहाँ से जो लोग निकलेंगे टेक्निकल स्किल के साथ में, उसको जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आर्म फोर्सेस के, डिफेंस के और जो मशीनरीज हैं, उसमें उनको एब्जॉर्ब किया जाए और मिल सके। ठीक है जी। और एक और चीज है कि जो प्रमोशन उसमें होंगे, जो 25% जो आर्मी में जाएंगे, उसका एक इंसेंटिव बनाया जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड जो होगा वो उनको वहाँ से प्रमोट किया जाए। इन 2 चीजों के साथ में कहता हूँ कि ये काफी यूजफुल होगा, उसे वहाँ पर आगे प्रमोट कर दिया जाए और बाकी जो लोग होंगे उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सरकार को कम से कम करना चाहिए। माथुर साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर।
देखिए, मेरा फाइनल कमेंट यह है कि देश की सुरक्षा देश की सेना किस प्रकार से करेगी, इसका निर्णय इस चीज से नहीं किया जा सकता कि आपका पेंशन बिल ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। पेंशन के बिल को रोकना है, इसलिए आप 4-4 साल के लिए 75% फौज को 75% फौज 4 साल से कम की आप कर देंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने कार्रवाइयां पूरी ठीक से नहीं कर सकते। इस बात पे रिव्यू करने की आवश्यकता है और एक्सपेरिमेंट को कहीं और कर सकते हैं। आर्मी CAPF हैं, वहां करिए, वहां पर से भी आप काफी पेंशन बचा सकते हैं। हाँ। आप जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, IAS बनाइए 4 साल के लिए, उसको भेजिए घर। हाँ। IPS बनाइए 4 साल के लिए, उसको भेजिए घर। पेंशन नहीं देनी पड़ेगी उसको भी। सेना के साथ क्यों? ये सेना के साथ क्यों? ये एक्सपेरिमेंट क्यों? ठीक है, चंद्रेश कुमार सिंह, फाइनल कमेंट्स आपका जल्दी से। प्रधानमंत्री जी 4 साल में अपनी कुर्सी तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापा होता जा रहा है, कुर्सी से चिपके हुए हैं और सेना को ये 4 साल में रिटायर करेंगे। मैंने आपसे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी और RSS इजराइल से प्रभावित है और वो सेना को आर्मी बनाना चाहती है। सुझाव दीजिए, भाषण नहीं, सुझाव दीजिए। देश का मसला, सेना का मसला। सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अडानी अंबानी के सिक्योरिटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेना का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ठीक है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आलोक भट्ट साहब। आप इस योजना के जरिए होना जाना कुछ नहीं है, न किसी से बात की, न चर्चा की, अपनी मनमानी कर दी बस आप। ठीक है, देखिए ये एक अच्छा स्कीम है, इसके लॉन्ग टर्म अच्छे बेनिफिट्स होंगे। लोगों को एक पूंजी भी मिलेगा, जो यूथ को 12-15 लाख रुपया अगर कुछ करना चाहे टैक्स फ्री, तो वो अपना रोजगार कर सकता है। लेकिन जैसा कि आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स ने कहा कि अगर इसको कोई रिव्यू की जरूरत है, हाँ। तो एक बार रिव्यू भी हो जाएगा। अगर इसमें कुछ ऊंच नीच होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें ना बोले तो बेटर है। उम्मीद है वो सलाह भी आप ऊपर तक पहुंचाएंगी, उन पर चर्चा भी होगी और उसके बाद फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस योजना का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो सरकार इसे हर तरीके से फ्रूटफुल बता रही है, जबकि विपक्षी इसे हर संभव तरीके से निशाने पर ले रहे हैं। अब युवाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हुए कि उनके भविष्य का क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा, उनके पास डिग्री नहीं होगी, आगे नौकरी कैसे मिलेगी। सरकार कह रही है कि भैया हम हर संभव मदद करेंगे, हम आपको बाकायदा बीमा देंगे, एक पूंजी आपके पास होगी, उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इस समय मन में चलते हुए, जवाब सिर्फ वक्त के गर्भ में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.